6 अगस्त 1945 तारीख का वो बुरा दिन था जब दुनिया में पहली दफ़ा एटम बम का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा में 4400 केजी के करीब एटम बम का इस्तेमाल किया, जिससे सिर्फ 43 सेकंड के फ़र्क से पूरा शहर सफ़ाई हस्ती से मिट गया। जिसके बाद दूसरे जंग अजीम जो पिछले 6 साल से जारी थी, जिसमें लाखों अफराद लकवे अजल बन चुके थे, ये भी अपने इख्तिताम को पहुंची। और अफ्रीकन अमेरिकन एक बावर्ची डॉरिस मिलर, जिसको यूएस नेवी का सबसे बड़ा अवार्ड नेवी क्रॉस दिया जाता है। नाजरीन, ये नेवी क्रॉस डॉरिस मिलर को किन खिदमत की वजह से दिया जाता है और अमेरिका ने क्यों जापान पे न्यूक्लियर अटैक करके घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, जानते हैं आज की स्टोरी में। द इनसाइडर की स्टोरीज में खुशामदीद। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर को शुरू हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका था, जिसमें एक तरफ जर्मनी और इटली थे तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, नेदरलैंड और फ्रांस थे। अमेरिका अभी तक दूसरी जंग अजीम का हिस्सा नहीं था। उसकी वजह यह है कि पहले जंग अजीम में जो नुकसानात यूएस को उठाने पड़े थे उनका उनको अंदाजा था। अमेरिका अभी तक न्यूट्रल था और यूरोप और एशिया के दरमियान होने वाली जंग में अभी न्यूट्रल ही रहना चाहता था। लेकिन एक मुल्क था जो अभी तक अमेरिका को सताया जा रहा था, वो था जापान। जापान के पास चूंकि अपने नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम थे, इसलिए जापान अपने इर्द गिर्द के पड़ोसी मुल्कों पर कब्जा जमा रहा था, जिसमें चाइना, ताइवान और कोरिया के कुछ बड़े शहर शामिल थे। अब पैसिफिक ओशन के करीब जापान के पास ही फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पे भी जापान की नजर थी। अब इन पे कब्जा करना इतना आसान नहीं था। उसकी वजह यह है कि मलेशिया ब्रिटेन का कॉलोनी थी, फिलीपींस जो थी यूएस की थी, इसी तरह जो इंडोनेशिया थी वो नेदरलैंड की कॉलोनी थी। अब इन कंट्रीज को जापान का दूसरों मुल्कों पे कब्जा करने वाला ये जो तरीका था ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि जापान के पीछे असल में हिटलर था और हिटलर जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका का सख्त दुश्मन था। अब जापान की ये हरकतें देख के अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। अब जापान अपने इस्तेमाल का 80% ऑयल जो था वो यूएस से इंपोर्ट करता था। अब अमेरिका ने जापान के आगे ये शर्त रख दी कि चाइना का जो इलाका जो जापान ने कब्जा किया हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जापान को ऑयल दिया जाएगा। अब जापान के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला पड़ गया था। उसकी वजह ये थी कि अगर जापान अपना फौज वापस बुला लेता है चाइना से, तो दुनिया ये समझेगी कि हिटलर के सपोर्ट के बावजूद जापान ने यूएस के आगे हथियार डाल दिया। जबकि दूसरी तरफ ऑयल का इशू था, अगर जापान अमेरिका की नहीं मानता तो ऑयल के बगैर इनका फोड़ वैसे भी कमज़ोर पड़ जाना था। इसलिए इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौज वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर ये फैसला किया गया कि जापान इंडोनेशिया पे भी कब्जा करेगा। अब सवाल ये था कि इंडोनेशिया पे कब्जा करने के लिए पहले फिलीपींस पे कब्जा करना लाजमी था। अब फिलीपीन पे कब्जा करना इतना आसान नहीं था। उसकी वजह ये थी कि फिलीपीन ऑलरेडी अमेरिका की कॉलोनी थी और जापान को ये बात भी बड़ी अच्छे से मालूम थी कि अगर फिलीपींस पे हमला किया जाए तो फिलीपीन के पास ही जो अमेरिका की नेवल बेस है पर्ल हार्बर से की जाएगी। चूँकि अब जापान के पास ऑयल रिजर्व्स बहुत कम होते जा रहे थे, इसलिए जापान का अमेरिका की पर्ल हार्बर से अटैक करने के अलावा और कोई हल नहीं था। अब जापान की मिलिट्री लीडर्स ने यह फैसला किया कि डायरेक्ट अटैक किया जाएगा पर्ल हार्बर से और पूरी बेस को ही उड़ा दिया जाएगा, ताकि आराम से फिलीपींस पे कब्जा किया जा सके। और ये सरप्राइज अटैक बहुत ही खामोशी से करने का फैसला किया गया। अब जापान ने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 डिस्ट्रॉयर्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट शामिल थे। अब इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका के पास देखा जाए तो पर्ल हार्बर में खड़े 8 बैटलशिप्स, 59 एंटीक्राफ्ट शिप्स, 390 एयरक्राफ्ट और 4 सबमरीन्स मौजूद थे। अब देखा जाए तो अमेरिका के पास इतनी फोर्स इक्विपमेंट मौजूद थी जो आराम से जापान का मुकाबला कर सके, लेकिन इसके लिए पहले से अटैक की इंफॉर्मेशन का होना लाजमी था। जापान से निकलने वाली फोर्स 8000 किलोमीटर का सफर तय करके पर्ल हार्बर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, जो सिर्फ 300 किलोमीटर का फासला था। और ये वही जगह थी जहां से एयरक्राफ्ट को हमले के लिए रवाना किया गया। और नाजरीन, ये आपको बताते चलें, दूसरी जंग अजीम का ये सबसे बड़ा हमला होने जा रहा था। 7 दिसंबर 1941 सुबह 7:57 पे 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पे 2 अलग अलग ग्रुप ने धावा बोल दिया। अमेरिकन जो इस हमले से लाइल्म थे उन पे तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। जापानीज एयरक्राफ्ट ने चारों तरफ से गोलों की बरसात कर दी। 45 मिनट तक लगातार तबाही मचाने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट वापस रवाना हो गए। पहले तो ऐसा लग रहा था कि अब ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद दोबारा जो दूसरा अटैक किया गया उसमें भी इसी तरह गोलों की बरसात होती रही। जो बची कुची बेस थी उसको भी उड़ा दिया गया। 1 घंटा और 10 मिनट लगातार इस बमबारी से अमेरिका के 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया। अमेरिका की इन बैटलशिप्स में डॉरिस मिलर भी था। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन था जो एक बावर्ची था। डॉरिस मिलर के मुताबिक
صبح 7:57 پہ اس نے ایک الارم کی آواز سنی، جس کے بعد باہر دیکھنے پہ پتہ چلا کہ آسمان سے گولوں کی برسات ہو رہی ہے۔ ڈورس ملر نے بغیر کسی ٹریننگ کے ڈورس نے اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن میں جا کے دشمن کا مقابلہ کیا اور جاپان کے 6 جہاز گرائے۔ بعد میں ڈورس ملر کو یو ایس نیوی کا سب سے بڑا ایوارڈ نیوی کراس سے نوازا گیا۔ ڈورس ملر امریکہ میں پہلا افریقن امریکن تھا جس کو نیوی کراس دیا گیا۔ اب جاپان کے اس حملے کے ساتھ امریکہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں شامل ہو چکا تھا۔ امریکہ نے کھلی جنگ کا اعلان کر دیا اور بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب 3 مہینے تک امریکہ اپنے نیول بیس کے ریسٹوریشن میں لگا رہا۔ ٹھیک 4 مہینے بعد امریکہ نے جاپان میں ویسے ہی حملہ کر دیا جس طرح جاپان نے امریکہ پہ حملہ کر دیا تھا۔ جی ہاں، اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پہ حملہ کر دیا اور بموں کی برسات کر دی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ کا کرنے والا یہ پہلا حملہ تھا جو جاپان پہ کیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کیا اور اگلے 4 سال امریکہ اور جاپان کے درمیان اسی طرح ایک دوسرے کی طرف حملے ہوتے رہے۔ اس بار امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بہت کمزور ہو چکا تھا لیکن کسی بھی صورت اس پہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ امریکہ نے اگست 1945 میں اپنا آخری وائلڈ کارڈ استعمال کر ڈالا۔ 6 اگست 1945 صبح 8 بجے جاپان کے شہر ہیروشیما میں ایک ایئر کرافٹ بوئنگ B-29 سپر فورٹریس دیکھا گیا جس میں 4400 kg لیٹر بوئن نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا دیا۔ بم گرنے کے 43 سیکنڈ بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا اور کچھ ہی سب سیکنڈز میں زمین کا ٹمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلیر اٹیک تھا جس نے 80% کے قریب پورے ہیروشیما کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اسی طرح ٹھیک 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو دوسرا نیوکلیر اٹیک کیا گیا امریکہ کی طرف سے اور اس بار جاپان کا شہر ٹارگٹ تھا ناگاساکی۔ مارک 3 نامی یہ بم جس کا کوڈ نیم فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ 4670 kg وزنی یہ بم جو ہی شہر پہ گر پڑا تو پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک حالیہ اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے اٹیک سے 2,50,000 کے قریب انسان مارے گئے۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے آگے سرنڈر کر لیا اور یوں اس طرح سیکنڈ ورلڈ وار اپنے اختتام کو پہنچی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے۔